नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी लगातार 2024 को लेकर अपने अभियान को धार देने की कोशिशों में जुटी हुई है और इस वक्त समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है कोलकाता में। 3 दिन के अधिवेशन में लगातार 2024 को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। कहा जा सकता है कि महामंथन हो रहा है और एक बार फिर से सुगबुगाहट देखने को मिल रही है थर्ड फ्रंट की, यानी कि तीसरे मोर्चे की। आज इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी की तमाम रीति और नीति में भी आगे के लिए क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस पैनल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, तारुफ करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता आरएलडी से, बहुत स्वागत है। अनूप संडा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है। रजा रिजवी जी हमारे साथ, बहुत अनुभवी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है सर। और अवनीश त्यागी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं अनूप जी आपसे इस चर्चा की। अधिवेशन चल रहा है, तैयारियां चल रही है, सभी देख रहे हैं और अखिलेश यादव लगातार धार दे रहे हैं 2024 की रणनीति को लेकर, जरा समझाइए सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पूर्व ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हम अपने गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव में जाएंगे और हमारा एक गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के समय से तैयार है। और इसके अलावा चूंकि ये राष्ट्रीय परिदृश्य का चुनाव है, बहुत सी ऐसे दल हैं जो इस देश में लोहियावादी विचारधारा और लोकदलवादी विचारधारा के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। उनकी सोच कांग्रेस से भी नहीं मिलती है पूरी तरीके से और भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसी पार्टियों के साथ लेकर के एक ऐसा विकल्प तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके देश को हिंदू मुस्लिम के खाने में बांटना चाहती है और उसके साथ साथ देश की जनता का ध्यान भावनात्मक मुद्दे उठा करके बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर से हटाना चाहती है, महंगाई से हटाना चाहती है, देश की घटती हुई विकास दर से हटाना चाहती है। जो देश में कुछ निजी उद्योगपति घरानों का कब्जा एक तरीके से हो रहा है, पूरे देश की संपत्ति, देश के तमाम सरकारी बैंकों की, सरकारी उपक्रमों की संपत्ति उन निजी घरानों को दी जा रही है प्रकारांतर से। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी एक देश के संविधान को भी जो खतरा पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखती होंगी कि लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे कभी कभी लगता है कि वो गैर असंवैधानिक हरकतें कर रहे हैं। तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि देश के संविधान की रक्षा का यह संघर्ष होगा 2024 में। हम देश के संविधान की रक्षा के लिए गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार करने की कोशिश में है और हमारा पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका, चूंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो देश की कुल लोकसभा सीटों का लगभग 17% पड़ती है, तो समाजवादी पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हम सारे लोग मिल करके इस देश को एक ऐसा विकल्प देने में कामयाब होंगे। ये जो एजेंडे आप बता रहे हैं, ये जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, ये मुद्दे क्या इतने कारगर होंगे 2024 के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी कदम कदम पर लगातार रणनीति बना रही है, बूथ स्तर से प्रयास कर रही है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो विजिबल ही नहीं है, अंदर खाने में रणनीतियां बन रही हैं, मुस्लिमों के पक्ष में लगातार वो रणनीतियां बना रही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार कहता हूं कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आती है वो दोमुही विचारधारा है, कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी कल ही आपने देखा होगा, मैं कल एक परिचर्चा में था कि आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बयान दिया कर्नाटक की रैली में, उसको लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करती है, ठीक है, क्योंकि उनके विरोध की रफ्तार धीमी पड़ जाए,
और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी तरीके से ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आयकर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उलझा करके विपक्ष की रफ्तार को कम करना मेरा चाहते हैं। आपसे है, आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को लिए बगैर विपक्षी एकता की बात, एकजुटता संभव है? आपको लगता है कांग्रेस को लिए बगैर? क्योंकि इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा हुई उस वक्त भी अखिलेश यादव ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी भारत जोड़ो यात्रा को। हालांकि वो कुछ पर्सनल कारण गिनवाए उन्होंने, लेकिन वो पहुंचे नहीं। इनविटेशन गया कांग्रेस की तरफ से। स्वाति, देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। राजनीति में किसी एक विचार का किसी दूसरे दल के किसी एक कार्यक्रम को अपना नैतिक समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें भाग ले। हम एक अलग राजनीतिक दल हैं जो लगातार पूरे देश में जिसका विस्तार हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि अगर आप जोड़ करके देखिए तो इस देश में अगर गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई दलों की ताकत को आप देखेंगी तो एक बहुत बड़ी ताकत बनती है, और वो ताकत मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से चुनौती देने में सक्षम है, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और लोगों से भी एक एक टिप्पणी ले लेंगे। अवनीश त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अवनीश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, मैं अनूप जी का जो मनोभाव है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसका स्वागत करता हूँ। खुशफहमियां होनी चाहिए, पर अनूप जी ये बताएं कि गठबंधन कर रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये 2012 के बाद लगातार समाजवादी पार्टी प्रयोग दर प्रयोग कर रही है। एक प्रयोग बताएं जो सफल हो। नंबर एक बात। मेरे सवाल का दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो अगर गठबंधन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने इनका कौन चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? ये गठबंधन में तय कर लेंगे। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो 2019 जो उत्तर प्रदेश की जिसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ से कायाकल्प करते थे, ये सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी भी थी, बसपा भी, और लोकदल भी उनके पीछे चिपका हुआ था। कांग्रेस का अप्रत्यक्ष समर्थन। इसके बावजूद भी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खारिज नहीं कर सकी, अपितु 5 सीटें केवल समाजवादी पार्टी जीत पाई, इतना बड़ा गठबंधन होने के बावजूद भी। और आज की तारीख में केवल 3 सीटें उनके पास है, 2 सीटें उसमें से भी गंवा दी। तो ऐसी हालत में समाजवादी पार्टी के पास अपना आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, और जनता से दूरियां जो इस तरह से बन गई है उसके नेतृत्व की, उसका चिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो गठबंधन लाख प्रयोग करें। जनता उन्हें नकार रही है, बार बार नकार रही है। आत्मविश्लेषण करें, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि गठबंधनों के प्रयोग के बजाय वो जनता के बीच जाना शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता अपने जनता के बीच है, जनता के मन की जानता है, उनकी सुनता है, उनकी पूरा करता है। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की बात मैं कहूंगा कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 में जीत रही है। वो मंथन चाहे कलकत्ता में करें या करें कराची। ठीक है, ये तो अपने अपने दावे हैं पार्टियों के। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी हैं, समाजवादी पार्टी से आरएलडी का सियासी साथ है। रोहित अग्रवाल जी, देखिए बड़ा सवाल ये है, 2024 को लेकर रणनीतियां बन रही हैं, आप लोग भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कितना अलग आप लोग देख पा रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि 2024 के लिए लगता है विपक्षी एकता एकजुट हो पाएगी? और सवाल जिस तरीके से उठा रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर अवनीश जी, कि जितने भी प्रयोग इससे पहले किए गए वो सफल नहीं रहे। देखिए स्वाति जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जनता ने बहुमत दिया 2014 में, और पहली बार बहुमत दिया 2014 में, और उसके बाद दूसरी बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हुई, परंतु जनता ने पुनः बहुमत दिया और बहुत प्यार दिया भारतीय जनता पार्टी को। पर भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके आई थी उन पे खरी नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो सारे के सारे इनके खोखले साबित हुए, और एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी धरातल पे उतार नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी आज भी हवा में है, और आज भी हवाई बातों के सहारे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए आज जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, जो कि एक अहम मुद्दा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग 55-60 रुपए थी, और गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 350-400 रुपए के आसपास हुआ करती थी। और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़के आई थी
कि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले गिरती चली जा रही है, परंतु देश के प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ इनके सत्ता में आने के बाद? आज स्थिति यह है कि जब 2023 में हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो डीजल पेट्रोल की कीमत 95 रुपए से 100 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 1150 रुपए के आसपास है। मतलब लगभग 3 गुने के आसपास का इजाफा गैस सिलेंडर के अंदर हो चुका है। और जो डॉलर की ये बात किया करते थे उसके ऊपर वित्त मंत्री का बयान आता है कि हमारे रुपया नहीं गिर रहा है, विदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसलिए ये रुपया गिर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज डीजल और पेट्रोल की कीमत के लिए एक तर्क देती है कि ये सब विदेशी रॉ मटेरियल के ऊपर कहीं ना कहीं गवर्न होता है, इस वजह से ऐसा होता है कि तो 2014 में क्या आपको ये नहीं पता था? इसका मतलब साफ है कि आपने जनता को गुमराह करने का काम किया था और गुमराह करने में आप कामयाब हो गए थे 2014 में। और 2019 में आपने पुनः जनता से वादे किए थे, जैसे आपने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। 2022 तक आपने हर व्यक्ति को एक पक्का घर देने का वादा किया था। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, जो वादे धरातल पे नहीं उतरे और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। आज स्थिति यह है कि अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने के लिए सदन नहीं चलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए स्वाति जी कि इनका रिश्ता क्या है ऐसा कि अगर विपक्ष कह रहा है कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी की जेपीसी करा लो, तो उसके अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत उसकी जांच करवा लो, भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रही है? क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रही है? क्यों नहीं कराना चाह रही? इसमें क्या समस्या है? आप छोटे छोटे आरोपों के ऊपर ईडी भेज रहे हो, विपक्ष के नेताओं के यहां सीबीआई भेज रहे हो, और एक प्राइवेट कंपनी की आप एक जांच करा के राजी नहीं हो, आप सदन नहीं चल पा रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप जनता के साथ धोखा करना चाहते हो, आप जनता के साथ जनता के रुपए की लूट करना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। छोटे व्यापारी, अरे थोड़ा संयम तो रखिए त्यागी जी, इसमें कोई भी बात अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। वो एजेंडे इतने कारगर हैं जिससे बीजेपी का रथ रोका जा सके, विपक्ष इतना मजबूत। एक मिनट स्वाति जी, इन्होंने शब्दावली की बात की है, शब्दावली की तो शिष्टाचार आपने भी नहीं रखा। त्यागी जी, शब्दावली का शिष्टाचार तो आपने भी नहीं रखा। आपने अभी क्या कहा था अपने बयान में? नहीं, आपने अभी अपने बयान में क्या कहा था कि वो कलकत्ता में करें या कराची में करें? अरे आप कराची में करते हो क्या अपना जो भी संवाद करते हो? आप कराची में जाके संवाद करते हो? आप जो अपने समागम करते हो कराची में जाके करते हो क्या? ये कराची से इतना आपको प्रेम क्यों है जो आप समाजवादी पार्टी को कराची भेजना चाह रहे थे? कोशिशें कर रहे हैं। रोहित जी, आप हैं कहाँ? आप बेवजह बेगानी शादी में प्रभाकर पांडे जी, उसके बाद में स्वाति जी का जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने पूछा आप हैं कहाँ? हाँ, इन्होंने पूछा आप हैं कहाँ? बिल्कुल त्यागी जी हम बता रहे हैं आपको हम कहाँ हैं। त्यागी जी हम आपको बता रहे हैं, आप केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी के साथ खड़ी है। अरे भाई, सुनने की हिम्मत है कि नहीं है? और उनको सुनने की हिम्मत है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की दलाली में बिल्कुल दिमागी संतुलन खो चुके हो। बात कर रहे हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दलाली में पूरा संतुलन खो चुके हो मानसिक। जनता, अरे सुनने की हिम्मत है कि नहीं है? अरे जब पूछ रहे हो कि कहाँ है, सुन भी तो लो। सुनने का पेशेंस नहीं है क्या? बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सुनने का मादा नहीं है, सुनने का मादा नहीं है तो फिर सवाल क्यों करते हो? अरे विपक्ष को बताओ कि कराची में जाके आंदोलन को करो, सम्मेलन। नहीं, आप विपक्ष को बताओ कि कराची में जाके आंदोलन करो। अपमान कर रहे हैं। आपकी ये हैसियत है कि आप विपक्ष को कराची में जाके करो? आप बताएंगे विपक्ष को देशभक्ति? नहीं, राष्ट्रवाद आप बताएंगे विपक्ष को? मैंने आपके बारे में नहीं कहा और कहीं भी समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। आप अगर उस दल को जो कि लोहियावादी, चरण सिंहवादी विचारधारा के ऊपर चल रहा है, आप कहीं कराची में जाके अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करो, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे और आप चाहेंगे कि आप यहाँ से निकल जाए। अगर चरण सिंह की नीतियों को अपनाते रोहित जी, आप अगर जरा भी जानते चौधरी साहब की नीतियों को, तो आपकी ये दशा ना होती। आप इस तरह की बातें ना करते। आप अगर आपको लग रहा है कि चौधरी साहब की नीतियों को हमने नहीं अपनाया, तो आप क्यों नहीं अपना लेते हो? चौधरी साहब की नीतियों को आप अपना लेते। इसलिए देश का, प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रहा है। किसान तो अभी भी बदहाल है। किसान तो अभी भी
आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आपको लोकल किसानों की स्थिति अभी भी बदहाल है, अभी भी बदतर है। सवाल अभी भी उठा रहे हैं किसान। अवनीश जी, मुद्दे अभी भी है, देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार बड़ा संकट है देश के बाद। ठीक है, प्रभाकर जी उसके बाद प्रभाकर पांडे जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार कोलकाता में अधिवेशन कर रही है 2024 को लेकर, विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है 2024 को लेकर मंथन है। मेरा सीधा सवाल यह है कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कहां है? क्या कांग्रेस के बिना सब कुछ संभव हो पाएगा? ऐसा है स्वाति जी कि कालांतर में यह बात बहुत लोगों को मालूम भी है, हो सकता है वो कहना न चाह रहा हो। जब कांग्रेस सत्ताशील थी प्रदेश या देश में, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मेरुदंड है आरएसएस और उसकी संलिप्तता और उसकी सहयोगी विश्व हिंदू परिषद, जो भी इनकी संगठन है, ये आरएसएस की एक रणनीति थी कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव देश प्रदेश में हो, जिसे कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आज ये कहती है कि कांग्रेस को हमको साथ की आवश्यकता नहीं है, तो कांग्रेस ही कहाँ कह रही है कि नहीं आपके साथ के लिए मैं बेचैन हूं। स्वाति जी, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, सब मिलकर पुण्य एक बरनभो सुरसरी नाम प्रयोग। अरे नदियों नाले की इच्छा हो तो गंगा में मिले, न इच्छा अपना रास्ता बदल ले, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यह जो है एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा या मुखिया द्वारा ये कहा जाना कि हमको बिना कांग्रेस बिना भाजपा, जबकि इस शब्द और वाक्य के अंतर्निहितता ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां 2-3 फड़ों में बटी। कुछ पार्टियां ऐसी थी जो कि आरएसएस के विचारधारा से परोक्ष रूप से पोषित हो रही थी, अपने स्वार्थ और सकाम सिद्धि के लिए, अपने सत्तासीन होने के लिए। उनको कोई गुरेज नहीं था कि अगर आरएसएस की विचारधारा भी अगर परोक्ष रूप से मैं आत्मसात कर रहा हूं तो हमको सत्ता मिलनी चाहिए। उन पार्टियों में से अगर इस टाइप की पार्टी के लोग बयान दे कि कांग्रेस की हमको बिना भाजपा बिना कांग्रेस, भैया आम जनमानस जाने भारतीय जनमानस से कि जो बात ये भाषा बोल रहा है जो ही पार्टी के मुखिया, उनको ये नहीं मालूम है कि भाई कहीं ना कहीं से कालांतर में पूर्व में उसी विचारधारा से परोक्ष रूप से जनता नहीं जान पाई। आज ये बात जनता जाने कि आप आरएसएस की विचारधारा से परोक्ष रूप से अपोषित हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस को पराजित करने के लिए आरएसएस की सोची समझी रणनीति थी। अभी भाजपा प्रवक्ता की बात मैं कह रहा था, ये थोड़ा सा संकोच करें इस बात कहने में, इनको यह नहीं मालूम है। ये जो आंतरिक बात है इनको इस बात का पता नहीं है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस विचारधारा पर ही वो आज भी कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ चल रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टियां कांग्रेस के पास आई। कांग्रेस किसी पार्टी के पास ले दही करने नहीं गई। स्वाति जी, ठीक है। रजा रिजवी जी, देखिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है, धार देने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि सपा इस तरह से जो जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रही है, इतना बड़ा हो सकता है 2024 में, जिस वोटर्स समाजवादी पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को वोट दे सके, कांग्रेस को वोट दे सके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का खासकर जो चुनाव होता है और बिहार का, वो चुनाव ऐसे होते हैं कि वो जाति आधारित पर चुनाव होते हैं। और आप समझिए जो तमिलनाडु है या आंध्रा है, उधर इतना ज़्यादा जात का प्रभाव नहीं है। और यहाँ यही है कि गोलबंदी होती है कि साहब यादव समाज एक तरफ रहेगा, राजभर एक तरफ रहेगा, मौर्य समाज एक तरफ रहेगा और मुस्लिम समाज एक तरफ रहेगा। वो सब अपना जो है ऊंची जात के ठाकुर ब्राह्मण अपना एक पार्टी की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। तो अगर ये जात की गणना हो जाती है तो उससे एक स्थिति क्लियर हो जाएगी, फिर उससे जो अपने जो बिरादरी के लोग हैं वो गोलियाएंगे और गोलिया के वोट उस तरीके से कोशिश करेंगे कि भाई हमारी बिरादरी का आदमी खड़ा हुआ तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। इसलिए ये सोच है, समाजवादी पार्टी ने इसको बहुत मजबूती से जो है वो विधानसभा में इसको उठाया कि इसकी गणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल एक सलीके से उसको नकार दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार का मसला है, वो अपना गणना कराएगी। दूसरा जो अधिवेशन हो रहा है जिस पर आपका जो ये आज डिबेट है कलकत्ता के अंदर,
तो ये समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है और जाहिर सी बात है इससे पहले अधिवेशन हो चुके हैं दूसरे भी स्टेट 11 साल बाद कोलकाता में अधिवेशन हो रहा है। हाँ हो रहा है अधिवेशन, तो जाहिर सी बात है वहाँ अधिवेशन जो हो रहा है तो वहाँ किसका सरकार है, वहाँ टीएमसी की सरकार है। और टीएमसी की सरकार जो वो है वो किसकी सरकार है, वो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं। भाई ममता बनर्जी कहाँ की हैं, किस स्कूल के प्रोडक्ट हैं, वो तो है ना कांग्रेस की। तो भाई अब कांग्रेस की हैं तो वो अगर कांग्रेस को सपोर्ट टीएमसी कैसे कर देगी, उसकी वो है जो भी कांग्रेस से निकला है, कांग्रेस से इतनी हमदर्दी उसको रही है कि वो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस, अब उन्होंने कांग्रेस जोड़ लिया। लेकिन इनमें से कुछ दल ऐसे हैं जो राहुल गांधी चीजें तो कांग्रेस को लेकर साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, कांग्रेस को लेकर साथ चलना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। स्वाति जी देखिए ऐसा है कि अगर कांग्रेस को अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो तीसरा मोर्चा बहुत मजबूत होकर नहीं बन पाता है। हमने देखा है इस देश के अंदर तीसरा मोर्चा कई बार हुआ है। वीपी सिंह ने बनाया तो कैसे सरकार बनी और कैसे लंगड़ी बनी, और फिर कांग्रेस ने सपोर्ट किया और कांग्रेस ने कैसा जो है सपोर्ट वापस लिया। एक प्रधानमंत्री तो बिना हाउस के अंदर जो है बहुमत सिद्ध किए हुए प्रधानमंत्री 40 दिन के बाद वापस आ गए। आपको मालूम है चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था उनको। तो मकसद कहने का है कि बिना कांग्रेस के सपोर्ट के भारतीय जनता पार्टी को जो है हटाना केंद्र से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी, हमें लगता है जो क्षेत्रीय पार्टी वो चाहती है हम क्षेत्र में ही अपना राजनीति करके अपने को जीवित रखें। हमें बहुत केंद्र स्तर पे तो हमारे इतने एमपी हो नहीं पाएंगे कि हम जो है वो अपनी जो है वो सरकार केंद्र बना सकें। और देखिए बड़ी दिक्कत ये भी है कि सभी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, किसको नेता माने, टीएमसी चाहती है कि हम बन जाएं और वो राष्ट्रवादी के जो है पवार साहब वो चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, और जो है बिहार के हमारे जो है रेल मंत्री भी रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, वो चाहते हैं कि मैं बन जाऊं। तो जाहिर सी बात है ये लोग इन लोगों का अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुभव नहीं है। इसमें हमें लगता है सबसे ज़्यादा अनुभव जो है वो महाराष्ट्र के जो हमारे पवार साहब हैं उनको सबसे ज़्यादा अनुभव है। उसके बाद अगर अनुभव में लिया जाए तो जो उड़ीसा में हैं उनको भी अच्छा अनुभव है। जो हमारे उत्तर वहाँ के बिहार के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अनुभव है। वो तो रेल मंत्री और चीफ मिनिस्टर रह चुके और अपने यहाँ शराबबंदी भी ख़त्म किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अपनी कार्य पद्धति को अगर ठीक से मजबूत नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी हकीकत में बहुत मजबूत हो चुकी है, इससे किसी को गुरेज नहीं है। कांग्रेस का जो ज़मीनी हकीकत पे कार्य करता है वो उस तरीके से मजबूत नहीं है। इनके पास सेवा दल था, पता नहीं कहाँ सेवा दल चला गया कांग्रेस के पास। वो सेवा दल टोपी लगा के जय हिंद सब करता था और भीड़ लगी रहती थी और लगता था कि हाँ कांग्रेस के अंदरूनी वेन के तरीके से काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी अपनी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का गठन किया है और गठन करके सबको पदाधिकारी बनाया है, वो भी अपना तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे जो अगर काम करेगा, अब खाली ये आप समझ लें कि सामने कोई गलती अगर वो करेंगे भारतीय जनता पार्टी तो हम जीत जाएंगे, तो ये इससे नहीं जीतने वाला। और हमारे साथी जो भी इन्होंने कहा लोकदल के कि साहब 2 बार जनता गुमराह हुई, जनता कहीं गुमराह नहीं होती है। ये बिल्कुल लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जनता बहुत समझदार है। शाम के जब चौपाल पे गांव के लोग बैठते हैं तो आप समझिए पूरी देश दुनिया की बात करते हैं, जो हम नहीं जान पाते हैं वो वहाँ जान जाते हैं, क्योंकि वो आता है, गांव का आदमी कचहरी आता है, गांव का आदमी दिल्ली तक जाता है, वो जब चौपाल में बैठता है तो उसके पास बात होती है और उस बात में वो रिजल्ट निकाल के अनूप जी और रोहित जी, देखिए आप दोनों सियासी साथी हैं तो सवाल भी लाजमी आप ही से पूछे जाएंगे। जिस बात का जिक्र छेड़ रहे हैं रजा रिजवी जी, आपको लगता है? देखिए एक स्थिति बिल्कुल क्लियर है स्वाति जी, कि मैं एक शेर के तहत आपको कहना चाहूँगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है हम पे चमन से बेवफाई का। परंतु चमन को पैरों तले रौंदा है जिसने, वो आज ठेकेदार बने हैं चमन से आसनाई के। भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत की क्या स्थिति कर दी है, आज जनता की क्या स्थिति कर दी है। दे दो रोहित जी, अपने सवाल पे आओ, जो सवाल पूछ रही है कंप्लीट सवाल पे हूँ महाराज, कंप्लीट तो कर सवाल पे ही हूँ महाराज, आप ही एंकरिंग कर लो। नहीं आप ही एंकरिंग कर लो। इसके बाद आपके पास नहीं आप ऐसा करो, स्वाति जी को हटा दीजिए और अवनीश जी आप ही एंकरिंग कर लीजिए। भाई आपके अंदर भी पत्रकार है, मुझे पता है, जो कभी कभी जाग जाता है, तो कम से कम आज जगाइए अपने पत्रकार को और ये जवाब दीजिए, क्या देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे नहीं है? क्या देश के अंदर महंगाई चरम पे नहीं है? क्या देश के अंदर आज व्यापारिक स्थिति जो है वो क्या बद से बदतर नहीं है? क्या किसान परेशान नहीं है?
मैं तो सिर्फ अवनीश जी ये कहना चाहता हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, क्या अगर आज आप पत्रकार होते भाजपा के प्रवक्ता की जगह, तो क्या आप इसके ऊपर ना लिखते कि देश की जनता परेशान है महंगाई से? गैस का सिलेंडर 1150 रुपए में लेके कोई व्यक्ति प्रसन्न है क्या? डीजल और पेट्रोल जिसकी कीमतें आज 2014 की अपेक्षा अगर आप गाड़ियों की अगर आप नंबर ऑफ गाड़ियां देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 2 गुनी हो चुकी हैं। इसका मतलब यह कि हर घर में डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ चुकी है। और क्या 100 रुपए में खरीद के क्या जनता प्रसन्न है? आप मुझे एज अ पत्रकार जवाब दे दीजिए, और अगर आप मुझे इस पर संतुष्ट कर देंगे तो मैं आपकी बात अनूप जी से भी उनकी बात सुनिए, तो जवाब आपसे लेंगे। जवाब आपसे अवनीश जी, अनूप जी को पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सवाल इनके रहेंगे फिर जवाब आप करेगा। अवनीश जी इसके बाद आपके पास। बीच में मेरी आवाज चली गई थी जी, इसलिए मुझे बात पूरी कर लेने दीजिएगा। जी, जी, सबसे पहले तो मैं अवनीश जी से निवेदन करूंगा कि बीच में टोका टाकी न करें। हम मानते हैं कि उनकी विचारधारा विरोध नहीं सह पाती है, लेकिन चुपचाप अगर धैर्य से सुन लेंगे तो मैं उनका आभारी हूँ। इन्होंने एक बात कही थी कि कोलकाता में अधिवेशन करें या कराची में, क्या बगैर पाकिस्तान के इनकी कोई बात पूरी नहीं हो सकती है क्या? कि पाकिस्तान पाकिस्तान करने वाले इनको इतनी क्या परेशानी, कराची कहां से पहुंच गए और कुछ भी बोल रहे हैं। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं, इन्होंने 2012 गठबंधन की बात कही थी कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती जी की उस पार्टी से गठबंधन कर लिया था जो कहती थी कि कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। इनको शर्म नहीं आती हमारे गठबंधन पर सवाल उठाते हुए? दूसरा, इन्होंने कहा साहब नरेंद्र मोदी जी के अलावा है कौन इस देश में? महात्मा गांधी चले गए, जवाहरलाल नेहरू चले गए, क्या हिंदुस्तान खत्म हो गया? ऐसी बातें कह करके आप भारत की महान जनता का अपमान करते हैं। आपको ये गलतफहमी है। ये बिल्कुल सही है कि देश की बर्बादी करने में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो है वो अद्वितीय है। उसने पूरे देश का रोजगार खा लिया, देश का विकास खा लिया, लोगों की आमदनी खा ली। आज देश की 80 करोड़ जनता सरकार की तरफ मुंह उठा करके अनाज के लिए देखती है। देश को पूरा निजी कंपनियों अडानी और अंबानी के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और उसके बाद जब कोई सवाल उठाता है बेरोजगारी का, बेकारी का, महंगाई का, सरकार की असफलताओं का, विकास का, तो इनके कराची पहुंच जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अनुरोध है कि जनता आपका फैसला करेगी। और आपको भी एक शेर सुनाना चाहता हूं जो देश के हालात हैं कि जागिए उठिए जरा जिले इलाही देख लिए, सल्तनत में हो रही भारी तबाही देखिए, हुक्मरां की बेज़मीरी है बरहना इस कदर, खुद सिताइश खुद शनासी वाह वाही देखिए। आप अपने आप अपनी पीठ ठोकते रहिए, आप कहते रहिए, लेकिन आज सच्चाई ये है कि इस देश की जनता आपके शासन से छुटकारा पाना चाहती है। आप संविधान के लिए खतरा बन गए हैं। आप एक ऐसे शासन की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो जाए। विपक्षियों की आवाज दबा देते हैं लोकतंत्र में, आप बोलने नहीं देते उनको सदन में। ये अवनीश जी की पार्टी का ही ख्याल है। अनूप जी, मुझे ये उम्मीद थी कि आप बहुत समझदार और काबिल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जो सवाल मैंने पूछे थे उनका जवाब देंगे, ना तो आपने जवाब दिया। मैंने तो आपसे सवाल के जवाब में सवाल पूछा कि आप बताइए कि सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता, जवाब देना पार्टी से क्यों गठबंधन किया था और बाद में उन्हीं को जेल भेजने की नौबत क्यों आ गई? जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई वजूद नहीं था। उसके बाद कुछ दिनों बाद अलग भी हो गए। हमारे सवालों का जवाब मांगिए। पूरे धैर्य के साथ सुना, मैंने धैर्य के साथ सुना। आपने मेरे रोहित जी और अनूप जी सवाल पूछ रहे हैं कुछ, अवनीश जी उन सवालों का जवाब दे दीजिए। महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार अभी भी हो रहे हैं, स्थितियां जस की तस है, उनका सवाल यही है। मैंने मेरी बात सुनिए ना। हाँ, जी जी। कि जो मैंने सवाल पूछे थे, मुझे उम्मीद थी। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्यों सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? हमें सवाल नहीं पूछेंगे। आपको तो जवाब देना चाहिए ना। विपक्ष जवाब देगा। जवाब नहीं, सत्ता सवाल पूछेगी और विपक्ष जवाब देगा। देखिए, बड़ा सवाल ये जो उन्होंने सरकार हमारी है, जनादेश तो आपके पास है, विपक्ष जवाब देगा। तो जवाब देना होगा ना। आप विपक्षों से सवाल न पूछिए, आप जनता को जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए ना अवनीश त्यागी जी।
जनता को जवाब दीजिए। अरे मेरी जनता सवाल पूछ रही है आपसे। आप जनता सवाल पूछ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो आपका दायित्व है सर, आपका दायित्व है, जनता से आप लोगों का दायित्व है जवाब देना। ये जनता नहीं पूछ रही है, जनता तो संतुष्ट है। जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से संतुष्ट है। 1150 का सिलेंडर लेके संतुष्ट है, जो 100 रुपए का डीजल पेट्रोल लेके संतुष्ट है, इनको बार बार नकार रही है। वो घर में बैठे युवा संतुष्ट हैं। वो केवल डिबेट में सवाल कर रहे हैं और सवालों का जवाब मिलेगा, परंतु सवाल के जवाब नहीं है। हम भी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन के मसले पर चर्चा की, तो मैं ये जानना चाह रहा था, जनता जानना चाह रही है कि आपके गठबंधन का नेता कौन होगा, और आप इसमें गठबंधन करते हो, कहा से क्या हुआ? सवाल का जवाब कौन होगा कि महंगाई हमारे पास बिल्कुल है, महंगाई बात है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश सुरक्षित हाथों में है, देश तरक्की की राह पर है, देश तरक्की की राह पे है। जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां समझ आ रही है, इसलिए बार बार जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ठीक है अवनीश जी। अच्छा, अवस्थी जी, आप कैसा परीक्षार्थी होना स्वीकार करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न पत्र आवे और उसी प्रश्न पत्र को उतार दे उत्तर के रूप में? क्या ऐसी परीक्षार्थता स्वीकार है आपको? अगर और पार्टियों द्वारा पूछा जा रहा है कि महंगाई है कि नहीं, ये सुनो में बोली जगह। देखिए अवस्थी जी, बहुत आदर पूर्वक मैं कह रहा हूँ, त्यागी जी, महंगाई है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए आप। राम मंदिर बोलिए बोलिए, है कि नहीं? एक बात सुनिए, आप अरे फिर आगे बोलिए मत। देखिए त्यागी जी, लपेटिए मत। आपने देखा नहीं सुनिए, नहीं जब महंगाई के विषय सुनिए त्यागी जी, अरे मेरी बात सुनो भाई। ए त्यागी जी, अरे सरकारी सांड हो का भैया, लड़ो मत मोर बाबू, सुनो तो प्रभु मेरी बात। आप इस तरह की भाषा ना बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए, आप हमारा जवाब दे नहीं रहे आप। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। जब पूछा जाता है इनसे, जब इनसे पूछा जाता है कि महंगाई है कि नहीं, तो न्यूज आएगी कि अयोध्या में गर्भगृह का चित्र आ गया। ठीक, गलत बात। मंडपम तैयार हो जाएगी। बेरोजगारी है कि नहीं? नहीं बेरोजगारी है कि नहीं? पूछिए, लोग भूखे सो रहे हैं कि नहीं? जवाब देंगे। नहीं, लोग भूखे सो रहे हैं कि नहीं? भाई ऐसा है कि बेशर्मी होनी चाहिए। बात ये ना सवाल का जवाब सुनना चाह रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है, इनके पास ना कोई मुद्दा है ना सवाल का जवाब सुनो तो भाई। ये की बातें कर रहे जब हैं, कोई सवाल पूछा जाता है इनको कहते हैं कि मैं सवाल पूछूंगा। अरे भाई सवाल पूछेंगे आप, जनता नकार रही है। आरोप विपक्ष में लगाएंगे। त्यागी जी, अभी स्वाति जी ने कहा जवाब देने का उत्तरदायित्व किसके पास है? जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए। रिजवी साहब ने जिम्मेवारी किसकी है? जवाब कौन देगा? ध्यान दीजिए, रिजवी साहब कह रहे जवाब हम देंगे। जवाब देने की हिम्मत तो करिए। आप जवाब जब दिया जाता है तो आप क्यों बचाते हैं? आपके पास जब जवाब तो देंगे ना, जवाब कभी तो आपने देखा ये जवाब देगा, सरकार जवाब देगी कि विपक्ष जवाब देगा? तो जवाब दीजिए ना, पूछ तो रहे, महंगाई का जवाब दीजिए, बेरोजगारी का जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए ना जवाब। विपक्षी अक्सर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार हमसे सवाल पूछ रही है, जनता को जवाब नहीं दे रही है। रजा रिजवी जी, ये बताइए। ईडी और सीबीआई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी जो नेता हैं वो अक्सर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इससे पहले जब पूर्व में कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, उस वक्त भी ये सवाल उठते थे कि सीबीआई और दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो तो सरकार का तोता है, इस बार भी वही काम हो रहा है, तो इसमें नया क्या है? देखिए, ये तो रिवाज चल रहा है, चलन है सर। देखिए, ईडी और सीबीआई पर मैं एक बार कह चुका हूं, मैं फिर आज कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट देना चाहिए निर्वाचन आयोग को, और हर एमएलए को चुनाव लड़ने के लिए एमपी को निर्वाचन आयोग पैसा दे। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना तय हो जाए। कोई भी कैंडिडेट अपने तरफ से पैसा नहीं खर्च करेगा, क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव भारी खर्च होता है पैसा, और वो पैसा खर्च होने के बाद फिर इधर उधर से इकट्ठा किया जाता है। फिर इकट्ठा करने के बाद जो है वो फिर विधायक को परेशान होता है, फिर ईडी जांच करती उसमें फंस जाता है। तो पाक साफ चुनाव के लिए ये है कि निर्वाचन आयोग ही चुनाव कराए, उसका पूरा पैसा खर्च करे, पब्लिसिटी के लिए
वो टीवी से पब्लिसिटी कराए, चाहे रेडियो से पब्लिसिटी कराए, चौराहे पे जो है अपना निर्वाचन आयोग पैसा खर्च के कराए। तो जिससे जब पैसा खर्च नहीं होगा, सरकार देके कराएगी चुनाव, तो कोई भी एमएलए, कोई भी जो है मंत्री बेईमानी नहीं करेगा। और जब बेईमानी नहीं करेगा तो न ईडी से डरेगा, न सीबीआई से डरेगा, न इनकम टैक्स से डरेगा। इसमें सुधार करने की जरूरत है। नहीं तो जिसकी सरकार आएगी, कांग्रेस ने नहीं ईडी चलाया, कांग्रेस ने नहीं चलाया भाई, वो मुलायम सिंह यादव पे आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा नहीं लगाया, तो जिसकी सरकार रहती है वो अपना इसका इस्तेमाल करता है। तो खाता बही सही रखो तो इस्तेमाल डरने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए चुनाव में संशोधन करने की जरूरत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही रजा रिजवी जी ने। एक सेकंड स्वाति जी, बहुत अच्छी बात कही रजा रिजवी जी ने, खाता भाई सही रखो तो ईडी और सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। अडानी पे जेपीसी की मांग कर रहा है विपक्ष, सरकार क्यों डर रही है? इसका भी जवाब दे दीजिए जरा सा भाई। अडानी तो प्राइवेट पार्टी है ना, और उसके ऊपर जेपीसी की अगर हम मांग कर रहे हैं, सदन बंद हो गया। अरे देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ सदन में आवाज चली गई, तो सरकार क्यों डर रही है? ये भी तो जवाब दीजिए ना भाई। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, क्योंकि जिसके यहां ईडी और सीबीआई जा रही है उसके खाता भाई नहीं ठीक है। तो अडानी का जेपीसी अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अडानी गवर्नमेंट का आंख का तारा है। तो इसका तो यही उद्देश्य होता है ना पूरी तरीके से। इस पे आप बात नहीं करेंगे तो स्थिति यह है कि दो चंद उद्योगपतियों के हाथों में आप जनता को बेच देना चाहते हो, जनता के मुद्दों को बेच देना चाहते हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पे आके कहते हैं विपक्ष से सवाल पूछेंगे, विपक्ष जवाब देगा। अरे महाराज, सरकार आपकी है, जनता ने वोट आपको दिया है। और जो अभी आप बता रहे थे ना कि 2014 से अभी तक कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ, अरे आपका तो 1970 से गठबंधन जाके सफल हुआ 2014 में। जरा साल गिन लीजिए, अगर मैथमेटिक्स आती हो तो सालों को गिन लीजिए कितने साल बाद आपका गठबंधन सफल हुआ है ना। तो इतना गुमान मत रखिए। अमृत पी के नहीं आए हैं मित्र, अमृत पी के नहीं आए हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो आपकी भी सरकार जाएगी, और जनता के मुद्दों पे अगर जवाब नहीं दोगे तो बहुत जल्द जाएगी। 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे तो सवालों का जवाब दे दीजिए। अडानी पर कभी तो बोल के सवालों के जवाब कभी तो बोल दीजिए। चलिए सदन में ना सही, डिबेट में तो बोल सकते हैं ना, डिबेट में तो बोल सकते हैं सर। स्वाति जी, हम सब बोल सकते हैं जी। ना तो आप बात को सुन रही हैं, ना इनको मौका प्रवचन का पूरा दे रही हैं। अरे सर, गठबंधन का अच्छा हमारा प्रवचन है, यहाँ प्रवचन नहीं चल रहा है, और आप कराची में जाके नहीं चल भजन रहा है करोगे, प्रवचन नहीं चल रहा कराची में जाके भजन करोगे, वो हम सुने। और हमारा प्रवचन यहाँ पे आपको लग रहा है चैनल पे बैठ। ये मोदी और योगी की सरकार जनता के मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, अगर आपको प्रवचन लगता है तो ये आपकी महंगाई है कि नहीं, हाँ ना में कह देना। अच्छा, सीधा सवाल ये अभी सीधा सवाल यही है। अच्छा ठीक है, बार बार प्रभाकर पांडे जी जानना चाह रहे हैं महंगाई है या फिर नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए। महंगाई है कि नहीं, हाँ ना में कहा। आप स्वाति जी, आप पूछ रही हैं या वो पूछ रहे हैं? नहीं आप, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप उनको चुप करिए ना। किस तरह से उनको कहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जब आप पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जाएंगे और हो जाएगा। और ये भाजपा के ही मुद्दे हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो जेल जाएंगे, सवाल पूछेंगे आप पता नहीं कौन ले, और सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा आप सवालों के जवाब सुनिए, सवालों के जवाब महंगाई है कि नहीं है, परंतु आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जी जी, और नहीं अवनीश जी बताइए, करेगी आपसे। अवनीश जी बताइए, पूरा वक्त है आपके पास, बताइए। अब पूछिए सवाल। जी जी, यही सवाल है कि महंगाई है या फिर नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि महंगाई है, इसमें कोई इनकार नहीं। पर महंगाई कौन है, बेरोजगारी है, कारण में कौन है, इसका कारक कौन है? आप मेरी बात सुनिए। महंगाई है, परंतु जिस तरह के हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और जिस तरह की अर्थव्यवस्था पे मुश्किलें आ रही हैं, उसके चलते अच्छा, टमाटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, आलू में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, और दाल और सरसों के तेल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। अरे बाहर क्या कीजिए, भोजन करने में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। आप जवाब सुनने के लिए बुलाती हैं तो जवाब अच्छा, इस वक्त बिजली कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका कहना है कि ऐसी कई मांगे हैं जिनकी सरकार ने अनदेखी कर दी है,
सरकार ने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन माने नहीं बिजली कर्मचारी। हड़ताल अभी भी है, जगह जगह की तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। बदहाल है उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था। सर, उनसे कोई बातचीत हुई हो, कोई आश्वासन अभी तक आपने उनको दिया हो ताकि वो अपनी व्यवस्था पर लौट सके? अवनीश जी। स्वाति जी, एक चीज मेरी बात सुनिए। जी। पहले तो अगर आप ये बता देते कि आप बिजली के सवाल पूछोगे तो मैं तैयारी करके आता। नहीं, बिजली तो मैं आपको तैयारी- पता ही होगा, बड़ा कॉमन सवाल है। जब आप बात कर रहे हैं सरकार की उपलब्धियों की, जब आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, जरा एक दो उपलब्धियां बता दीजिए ना सर। उपलब्धियों की अगर बात कर रहे हैं, परीक्षार्थी कैसे है? प्रश्न पत्र ही उतार देते हैं। आपने कहा ये समाजवादी पार्टी के ये तो कॉमन सवाल है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा बच्चा भी जानता होगा। भ्रष्टाचार के अडानी पे जवाब दोगे, आप किस पे जवाब दोगे? या खाली अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है अवनीश जी, सुन लीजिए, अवनीश जी चाहते हैं। अच्छा, 2024 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की? कैसी रणनीति बन रही है? कैसे मंथन हो रहा है? इस सवाल का तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से जवाब देंगे। आप सवाल दोबारा पूछिए, मैं सुन नहीं पाया। जी। अखिलेश यादव एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नहीं पाते, इनकी तैयारी नहीं है सवालों के जवाब में। अरे महाराज, ये क्या चाहते हो? जनता को क्या मतलब मंदिर के बाहर बिठा के बनवाना चाहते हो? अरे महंगाई पे जवाब दोगे, बेरोजगारी पे जवाब दोगे, सवाल पूछोगे विपक्ष से और सवाल जब भारतीय जनता पार्टी ये कंट्रोल डिबेट बिगाड़ने के लिए आए हैं। सवाल करोड़ रुपया LIC का और राष्ट्रीय बैंकों का जवाब देना चाहते हैं। अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद डूब चुका है। आप इसके बारे में सरकार की ईडी, CBI कोई जांच क्यों नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी त्यागी जी को अडानी का नाम लेने में इतना भय क्यों लग रहा है? भारतीय जनता अडानी के नाम से भयभीत क्यों हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी इतना भागने क्यों लगते हैं अडानी पे जवाब देने में? विश्वास जीतने की आप है। सवाल कर रहे हैं महंगाई पे, सभी प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से आए, 24 में आए सवाल कर और रहे हैं 24 में आएंगे, समझ के साथ आएंगे और प्रदेश की सभी 80 सीटों पर त्यागी जी इसका जीतेंगे। जवाब नहीं ये देना जो सामने चाहते बोल हैं। रहे हैं, त्यागी जी ये को जो तो सामने सिर्फ बोल काम रहे हैं, करना इनके पास है ना जनता किस है, देश ना में इनके जहर पास कोई बोना जनादेश है। है, जनादेश नफरत का बोना अपमान करते हैं, है ये और जनता का वोट की अपमान फसल करते हैं। काटनी है। केवल एक लेकिन परिवार त्यागी जी जनता भी अब समझ गई है। अब आपके ज्यादा जाल में आने वाली नहीं है। अब आपकी बौखलाहट है जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो CBI के छापे पड़ रहे हैं, जो आयकर के छापे पड़ रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट है। आपको गद्दी खिसकती दिखाई दे रही है। पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नीति में पूरा विश्वास रख रही है, इसलिए बार-बार क्या इनकी सत्ता खिसकने वाली है। सामाजिक इनके पास महंगाई पर कोई जवाब नहीं, बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं, प्रभाकर जी, अडानी के घोटाले पर कोई जवाब नहीं, की बात नहीं, इस राजनीतिक प्रभाव पर कोई जवाब नहीं, अभी इस भी देश के कांग्रेस घटनाओं की का असर पर कोई जवाब नहीं, सवाल यह है कि संसद की रोकी को पर आपको कोई साथ जवाब लेकर नहीं, चलना होगा अपना मात्र वजूद बढ़ाने भाषण के लिए। देकर करीब सामुदायिक करीब जवाब बनानी चाहिए। है। इस देश सवाल की ये है कि जनता अभी का आपको अपने वाले लोग वैकल्पिक हैं। एजेंडा बनाने की जरूरत न है। जनता के जवाब को प्रभाकर समझते हैं। जी ठीक है। स्वाति जी क्षेत्रीय छत्रप नहीं रहे, अब उनकी क्षत्रपता समाप्त हो गई है। पहली बात, जो मेरे विचारधारा के दल हैं उनके साथ मेरा सहयोग रहेगा, हमारे वो क्या कहते हैं अनुगामी रहेंगे, कोई हमें उसमें आपत्ति नहीं है। बिल्कुल अभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई, बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ, गली गली गांव गांव घर 3 जिलों तक तो समेट दिया आप लोग निकल के आए संपूर्ण भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाना चाहिए जी था। अब दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। हाँ। फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारा चल रहा है, दूसरा चरण फिर शुरू होगा। इसमें सिर्फ एक ही कार्य है कि हमको यही बताना है कि भारतीय जनता इतना पार्टी कारगर रहेगा कि वोटर्स को साध पाए। जी स्वाति आपको जी, लगता है? स्वाति जी मुझको यही बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक कुत्सित नीति है, जो इनकी अप्रभावी मनोदशा है, जो अपने से कपोल कल्पित इनकी दिशा और दशा है देश के प्रति, यह विसंगतिपूर्ण है। आपके कार्यकर्ताओं में वो जोश कहाँ रहा पहले वाला? कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रख पाएंगे आप? ऐसा है कि अब यही बताऊंगा ना इन लोगों को। कांग्रेस बता रही है कैसे? कि भाई ऐसे परीक्षार्थी हैं कि प्रश्न पत्र ही उतार देते हैं, ये उत्तर नहीं लिखते हैं। ये सब चर्चाएं हो रही हैं और किया जा रहा है।
रही बात कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सवाल आप पूछें, कुछ भी करें, मोर्चे बन रहे हैं ये कहीं बगैर कांग्रेस के, सरकार इस पर आपको इस पर मंथन करना नहीं, होगा। इसका जवाब स्वाति जी पहले दे चुका मैं कि जितना मेरे मन में पीड़ा थी कि भाई यदि हम कांग्रेस कहे कि हमको अब स्वीकार करें, तब यह बयान वाजिब है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। जब कांग्रेस तो बात कह नहीं रही है, कांग्रेस का कोई नेता आगे बढ़ तो कहा नहीं कि हमारा आप सहयोग कीजिए, या मैं चाहता हूं कि नहीं अनुषंगिक हमारे अनुषंगिकता आपकी स्वीकार है या स्वीकार है। जब कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है, इसका प्रत्युत्तर पहले दे दिया मैं, इस बात की हमको चिंता नहीं है। हमारे निंदन तो नीति नहीं पूरा यदि वास्तवन तो हमारी नीतियों की आप निंदा करें या स्तवन करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी एक नीति है और एक हमारा क्या कहते हैं, हमारी एक विचारधारा है और मेरा एक उत्साह है, उत्कंठा है, एक भाव है कि हमको देश की आम जनमानस की सेवा करनी है। सेवा करते करते अगर सेवा करते करते इस पथिक की पथिकता अगर मृत्यु रूप में भी हो तो कोई कठिनाई नहीं है। हमारे वर्कर्स ऐसे समर्पित हैं कि हम जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर देखा जाए इसमें वैचारिकता के हिसाब से आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपको दिखना होगा, जमीनी स्तर पर दिखना होगा, आपका काम दिखना होगा, आपके नेताओं को दिखना होगा। स्वाति जी कहाँ दिखते हैं आपके नेता? स्वाति जी, काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सत्तासीन सरकार की है, हम मेरी बताने की जिम्मेवारी है। ठीक है, मैं इसके प्रति उत्तरदायित्व। अनूप जी, एक फाइनल कमेंट कि मैं अखिलेश यादव लगातार सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, 2024 के पहले लगातार रणनीति को धार दे रहे हैं, आपको लगता है बहुत मजबूती के साथ दिखेंगे इस बार? निसंदेह समाजवादी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहे का चना चबाने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुत से राज्यों में समाजवादी पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज होगी। हम एक व्यापक गठबंधन की तैयारी में हैं और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ये निजीकरण को बढ़ाने वाली, बेकारी को बढ़ाने वाली, महंगाई को बढ़ाने वाली, देश के विकास की गति को धीमी करने वाली, देश को निजी कंपनियों के हाथ में देने वाली, ये सांप्रदायिक जहर फुरानी करने वाली सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे और भारत में एक ऐसा विकल्प बन करके तैयार होगा जो इस देश की जनता को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों और मजदूरों को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुरुक्षेत्र में मंथन के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।